नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा ये खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज इस खास बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे माफिया ब्रदर्स मुख्तार अफजाल पर सजा के ऐलान की, फिर माफिया अशरफ के एक रिश्तेदार के हिस्ट्री शीटर खुलने की, उसके बाद लौटेंगे राजधानी दिल्ली जहां दंगल में आधी कुश्ती जीत चुके हैं पहलवान, फिर बीजेपी में बगावत की, और आखिर में चलेंगे देवभूमि जहां के बाजार में आज उतर रही है उत्तराखंडियत। तो शुरू करते हैं आज का ये खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में उनके भाई और वर्तमान बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी भी आरोपी हैं, जिसे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। आपको बता दें 29 नवंबर 2005 को पूर्वांचल में हुए एक बड़े हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। यह हत्या गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की थी। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मोहम्मदाबाद के बसनिया चट्टी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में AK-47 का भी इस्तेमाल किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए आज मुख्तार अंसारी को लेकर सजा का ऐलान किया गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है मुख्तार को और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। क्या कुछ फ्रेश अपडेट है और सजा के ऐलान होने के बाद माहौल कैसा है? बिल्कुल, देखिए, एक हाई प्रोफाइल केस 2005 का जिसमें तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है, उनके साथ में 6 अन्य लोग थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। काफी उस समय सुर्खियों में रहा ये मुद्दा और घटना के बाद पूरे प्रदेश के अंदर सनसनी कह सकते हैं दौड़ गई थी। एक बड़ी घटना थी। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जब जांच चलती रही 2007 में इस मामले को लेकर गैंगस्टर के तहत इस मामले को दर्ज किया गया। उसमें अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी जो है उनको दोषी जो है वो करार दिया माना गया, उनके खिलाफ आरोपी बनाया गया। उनको पूरी जांच चलती रही और आज एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे 16 साल पुराने मामले को लेकर जो है अपना फैसला सुनाया है, जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें उसके भाई अफजाल अंसारी जो मौजूदा वक्त में गाजीपुर से सांसद हैं, बीएसपी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको भी इसमें दोषी करार करते हुए 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो फिलहाल कोर्ट ने मुकर्रर किया है अभी। और कहीं ना कहीं इसके बाद साफ तौर पर सबकी निगाहें इस पर है कि अब आगे इन दोनों ही भाइयों का, मुख्तार ब्रदर्स का क्या कुछ अगला कदम होगा, क्या कुछ आगे वो कदम उठाएंगे, किस तरीके से आगे क्या कुछ उनकी रणनीति होगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं इस फैसले के आने के बाद में सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं। सभी जगह पर जो माहौल है वो काफी गरमाया हुआ है इस समय। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मुख्तार और अफजाल की जो है वो पेशी हुई थी, उनको लाया गया था। सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। वहां पर मीडिया वालों को खास तौर पर उनके साथ में जाने से जो है वो रोका गया और उसके लिए बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो इस तरीके की ये पूरा जो कह सकते हैं घटनाक्रम आज का फिलहाल रहा है, जिसमें दोनों ही भाइयों को सजा जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। आगे देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर इनकी तरफ से स्टेप उठाए जाते हैं, क्या हाईकोर्ट का रुख करेंगे या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो अपडेट है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आज भी एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जो जुर्माना सुनाया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर के सामने आएगा। सरकार लगातार इस और या बीजेपी की बात करें तो वो कह रही है कि सरकार में कड़ी तौर पर जो है वो पैरवी की जा रही है और सरकार खुद अब जो है माफियाओं को खत्म करने में लगी हुई है। और जिस तरीके के वादे किए गए थे चुनाव से पहले, उन वादों को अब सरकार धरातल पर उतार रही है और इसीलिए ऑपरेशन क्लीन लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का जारी है। लगातार जो अपराधी जेल में हैं, जो माफिया जेल में हैं, उनके खिलाफ कड़ी पैरवी जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है और उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जा रही है। जो भी अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सरकार का इस तरीके का एक्शन लगातार जारी रहेगा।
कोर्ट के अंदर की बात करें तो कोर्ट में आज काफी गहमा गहमी रही। हाई प्रोफाइल केस था ये पूरा, काफी हाई सिक्योरिटी जो है वो कोर्ट के बाहर रखी गई। फिलहाल गाजीपुर की बात करें तो वहां पर भी अभी इस समय सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय है वो इन ब्रदर्स की सजा जी को लेकर है कि अब आगे सबका कहना है कि अफजाल अंसारी जो कि जी, मौजूदा बहुत वक्त में बहुत गाजीपुर शुक्रिया से प्रिय हमारे सांसद हैं। साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। बरेली जेल में बंद रहे उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अशरफ का साला सद्दाम खुशबू एनक्लेव में रहकर उसकी मदद करता था। प्रयागराज से आने वाले माफिया भी उसी के पास आकर रुकते थे। इस मामले में बरामदी और बिथरी चैनपुर थाने में मुकदमे दर्ज किए गए थे। इस मुकदमे में लल्ला गद्दी, जेल आरक्षी शिव बिहार और मनोज गौड़ समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुकदमे का मुख्य आरोपी सद्दाम लगातार वांछित चल रहा है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने महीने भर पहले उस पर 25,000 और फिर आईजी राकेश ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अब एडीजी पीसी मीना ने सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। बरेली में अशरफ और सद्दाम से जुड़े मुकदमे की विवेचना कर रही एसआईटी 3 दिनों से प्रयागराज में थी। सीओ आशीष प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रयागराज गई एसआईटी ने वहां अशरफ, असद और बाकी शूटरों की मौत का रिकॉर्ड जुटाया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और रिपोर्ट लिखने वाले पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। टीम ने सद्दाम के पूरा मुफ्ती स्थित घर जाकर उसकी संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई है। टीम शुक्रवार शाम बरेली लौट गई है, तो वहीं प्रयागराज पुलिस सद्दाम के बाकी 2 भाइयों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब, देखा जा रहा है कि पुलिस ने 1 लाख रुपए तक का इनाम कर दिया है सद्दाम के ऊपर। उसके घर पर शिकंजा कसा जा रहा है, घर पर जाया जा रहा है, रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया जा रहा है, और क्या कुछ अहम जानकारियां निकल कर आ रही हैं? देखिए, दरअसल अशरफ का साला है सद्दाम, और यही वजह है कि उस पर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि अशरफ की हत्या हो चुकी है और अतीक की दोनों की पुलिस कस्टडी में हत्या हो चुकी है। जी हालांकि ये मामला पहले ही दर्ज हो गया था और अब अशरफ को मदद करने के आरोप में पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी बरेली में, और उसके खिलाफ इनाम भी घोषित किया था, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन अब उसी इनाम की राशि को बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब बहुत कुछ घटनाक्रम चेंज हुआ है। किन किन मामलों में उस पर और आरोप बढ़ता है या विवेचना में क्या कुछ और खुल के सामने आता है, लेकिन फिलहाल पुलिस और एसटीएफ की टीम जो उसकी लगातार तलाश कर रही है, वो कहीं ना कहीं इनाम उसने बढ़ा करके एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी तलाश और तेज कर दी है। और इसी कड़ी में उसके ऊपर ये इनाम जो है बरेली में, जहां जिस थाने में पूरा मामला दर्ज हुआ था, वहां से उसकी संतुष्टि के बाद उसका जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, और कह सकते हैं कि अब बेसब्री से तलाश करिए। हालांकि रहने वाला जो कि प्रयागराज का है, प्रयागराज के जो उसका पैतृक आवास है या उसके रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं पुलिस और एसटीएफ की टीम वहां भी उसे तलाश करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ उसके जो संपर्की हैं या उससे जो जुड़े लोग हैं, उनके जरिए से उसके बारे में सुराग निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अतीक के बाद अब अशरफ की मौत के बाद बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसके जरिए से बहुत निकाली शुक्रिया जा सकती शोएब है, हमारे और साथ वही जोड़ने वजह के से लिए तलाश आपका। की जा रही है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इसमें एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। जाने के बाद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान सामने आया है। आपको बता दें, 21 अप्रैल को एक नाबालिग महिला पहलवान समेत 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की अपील सुनते हुए इसे गंभीर मामला बताया और दिल्ली पुलिस को इस पर जवाब देने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुनवाई में कहा कि हम आज ही एफआईआर करेंगे, और अब तब कहीं जाकर 28 अप्रैल की देर रात पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। इसमें एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से नाबालिग महिला पहलवान को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं।
तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जो जंतर मंतर का दंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, खिलाड़ी बैठे हैं, लगातार सियासी घमासान पर बैठा जा रहा है और देर रात 2 एफआईआर उस पर दर्ज की गई हैं, आपको बता दें। और साथ ही साथ ये निकल कर आ रहा है कि अब बड़े बड़े सूरमा उससे जुड़ने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे और कहा कि हमारी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, बहुत गलत किया गया है उनके साथ। साथ ही साथ और भी विपक्षी दलों का समर्थन उनको भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद अब काफी जांच पड़ताल तेज हुई है। अब ये जांच के बाद ही पता पड़ पाएगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है, अपराध किसका है, अपराधी कौन है। शिकायत दर्ज हो गई है, इंसाफ बाकी है। दोबारा फोन आ रहा है। अब उठ नहीं रहा, ये क्या करेगा? हैंग हो गया फोन हमारा। उठ गया। हमारे सहयोगी शिवम सोनी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस प्रकार से देखा जाए ब्रजभूषण का मामला गरमाता जा रहा है, आज जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, उन्होंने समर्थन किया। सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंची थी, समर्थन किया। उसके बाद राजनीति जोरों पर हो रही है। देखिए, सियासत अपने चरम पर है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर, क्योंकि महिला रेसलर्स ने उन पर यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनील आरोप लगाए गए थे 2 महीने पहले, लेकिन आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद अब महिला रेसलर्स का गुस्सा जो है, जो फूटा, पहलवानों का गुस्सा फूटा और तमाम पहलवान, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे धुरंधर जंतर मंतर पर पिछले 7 दिनों से धरना दे रहे हैं। और आज सियासी कुछ तस्वीरें भी देखने को मिली जंतर मंतर से, जिसमें पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा पहलवानों को ढांढस बंधाने के लिए, और उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा ले लेना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, WFI के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे। सियासी रोटियां पहलवानों के जख्मों पर सेकी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। कल बिहार से भी कुछ बड़े नेता आए थे, पप्पू यादव जिसमें शुमार हैं, वो आए थे और उन्होंने कुछ तरह से योगी आदित्यनाथ की एक मिमिक्री करने की वहां कोशिश की। तो जख्मों पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है, लेकिन 2 एफआईआर दर्ज हो गई हैं दिल्ली में। ब्रजभूषण का ये कहना है कि इस पर सियासत हो रही है। पूरे कितने राज्य में खिलाड़ी हैं वो उनके समर्थन में, 90% खिलाड़ी बता रहे उनके समर्थन में, बस कुछ चंद खिलाड़ी हैं वो उनके समर्थन में नहीं हैं। इस पर सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं पीछे से सियासत उनको साथ दे रही है। देखिए, सियासत हो रही है या नहीं, ये अभी स्पष्ट रूप से कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये इतना जरूर है कि सियासतदान आके जो पहलवानों के जख्म हैं, महिला पहलवानों को, उन पर सियासी रोटियां जरूर सेक रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियों को, अपनी राजनीतिक मुद्दों को भुनाने की कोशिश जरूर ब्रजभूषण शरण सिंह के मुद्दे को लेकर की जा रही है। कैनाट पैलेस में आज 2 एफआईआर दर्ज हुई। पहले ही एफआईआर दर्ज हुई नाबालिग से यौन शोषण के मामले में, पोस्को एक्ट के तहत, और दूसरी एफआईआर दर्ज हुई अन्य 6 महिला रेसलर से के यौन शोषण के आरोप। जुड़ने के लिए आपका। इस बार यूपी का निकाय चुनाव काफी सरगर्मी बटोरे हुए है। बीजेपी अपने मजबूत रणनीति के जरिए इस चुनाव को बड़े अंतर के साथ जीतना चाहती है, ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। इस चुनाव के संपन्न होने के साथ ही सभी दल 24 के चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। इसको ध्यान में रखकर एक तरफ जहां बीजेपी दूसरे विरोधी खेमे को सेंधमारी कर दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है, तो अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए काफी मेहनत कर रही है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी में से बगावती सुर बदले नहीं हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई का भी पार्टी ने इरादा बना लिया है, जिसके दोनों चरणों के बागी कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि चुनाव के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।
इस खबर से हमारे सहयोगी प्रियम पाठक हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी के अंदर ही अंदरूनी कलह चल रही है और काफी नेता उनके नाराज हैं, निकाय चुनाव नजदीक है, क्या ये माना जाए ये अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं इलेक्शन में बीजेपी को परेशानी क्रिएट कर सकती है? प्रियम। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि खाली इस बार निकाय चुनाव में देखने को मिल रहा है और या फिर ये केवल बीजेपी के साथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, जिस तरीके से उसके पक्ष में माहौल है, तो हर एक सीट पर जो दावेदार हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है और उस बीच उन सब में से एक प्रत्याशी को खाली चुनना, उसको केवल मैदान पे उतारना और बाकियों की नाराजगी को दूर करना, ये एक सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर रहता है किसी भी बड़ी राजनीतिक दल के साथ में। जब वो इतने बड़े स्तर पर इसका विस्तार होता है तो वो कहीं ना कहीं एक हमेशा चैलेंज रहता है। वो केवल इस निकाय चुनाव में नहीं, इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था और शायद कहीं ना कहीं इन सब नाराजगियों को दूर करना, एक को टिकट देना, बाकियों को साथ में रख के चलना, इसी को ही नेतृत्व कहते हैं और इसीलिए भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार उनके संपर्क में है। लगातार खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने कई जो नाराज कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनसे बात करी है, उनको आश्वासन दिया कि उनको आगे पार्टी की तरफ से मौका दिया जाएगा। लेकिन उन सब के बावजूद जिन भी नेताओं ने, जिन भी कार्यकर्ताओं ने अपने बगावती सुर जो है नहीं बदले हैं और अभी भी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कई ऐसे प्रत्याशी देखने को मिले जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मैदान में निर्दलीय रूप से जो है वो अपना पेशकश जो है अपनी दावेदारी की कर दी है, निर्दलीय रूप से मैदान में लड़े। कई जगह पर ऐसा हुआ कि जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनको समझाया तो उसके बाद वो मान गया और अपना नामांकन को वापस लिया। लेकिन कई अभी ऐसे प्रतिनिधि हैं, ऐसे पार्टी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नामांकन किया और अपना नाम वापस नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक ये कह सकते हैं कि इसके बाद माना जा रहा है कि पार्टी अब समझा चुकी है, पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से समझाया गया है, लेकिन उसके बाद भी जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपने बगावती सुर नहीं बदले हैं उनके खिलाफ पार्टी सख्त एक्शन ले सकती है। पार्टी अनुशासन हीनता के मामले को चलते हुए उनको पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा सकती है और इस तरीके के कई मामले इस निकाय चुनाव में भी देखने को मिले हैं। और समस्या खाली ये बीजेपी के साथ में नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ में भी देखने को मिली है। लेकिन चूंकि बीजेपी का जिस तरीके से माहौल बना हुआ है और जिस स्तर पर जाकर बीजेपी ने तैयारी करी है, तो इसलिए उसके साथ समस्या बड़ी हो जाती है, चूंकि उसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, उसके पास नेताओं की संख्या अधिक है और इसीलिए कहीं ना कहीं नाराजगी भी जो है वो अधिक बीजेपी में देखने को मिली है, अंतरकला देखने को मिली है। हालांकि लगातार शीर्ष नेतृत्व की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि उन बागी नेताओं को मनाया जाए, उनको साथ में लाया जाए। उनसे अपील भी करी गई है कि वो चुनाव में पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका समर्थन करें, ताकि चुनाव में जो नतीजे आए वो पार्टी के पक्ष में हो। कुछ नेताओं ने जिन्होंने बगावती सुर अपनाए थे बदले भी हैं, उन्होंने फिर आश्वासन पर पार्टी के। शुक्रिया प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपनी पुस्तक उत्तराखंडियत का विमोचन किया, लेकिन पुस्तक के विमोचन से पहले ही हरीश रावत किशोर उपाध्याय के निशाने पर आ गए हैं। किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। किशोर उपाध्याय के तंज पर हरीश रावत ने जवाब देते हुए कहा कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा है। वास्तविकता है, बचपन में माँ का प्यार चुराया, फिर गांव घर, अड़ोस पड़ोस, फिर ककड़ियां और पल चुराए, गुरजनों से ज्ञान चुराया लेकिन कुछ कम चुरा पाया। फिर मैंने उत्तराखंड आंदोलनकारी शब्द भी चुराया, विजय बहुगुणा, सतपाल, गोविंद सिंह से मैंने भराड़ी सैंड, गैरसैंड जैसे शब्द भी चुराए हैं। और अब मैं मुख्यमंत्री बना तो अपनी कई पहलों को नाम देने के लिए उत्तराखंडीय शब्द भी चुराया। हमारे साथ उत्तराखंड के स्टेट हेड अवनीश त्यागी जी फोन, अवनीश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से देखा जाए आज पहली पुस्तक का विमोचन किया गया और उसके बाद भी सियासत तूल पकड़ती जा रही है। अगर देखा जाए उत्तराखंडियत की किताब का विमोचन किया गया, सीएम की किताब का, उसके बाद तूल पकड़ता जा रहा है। किस प्रकार से प्रदेश में माहौल है और इस सियासत किस प्रकार से बदल रही है? देखिए सुनील, आपको बता दूं कि हरीश रावत की राजनीति करने का अंदाज उससे अलग ही नहीं कारण से हमेशा अपनी राजनीति में और चर्चाओं में रहते हैं और हर बात ये है कि पब्लिक से नीचे जाना उसको समाज कर रहे हैं, जाती है। जहाँ तक बात
सवाल इस बात को हो सकता है कि रावत तो आप जो है राष्ट्र के पास पदार्थ दिया है पुराने हम कहेंगे कि शागिर्द रहे हैं किशोर उपाध्याय, जो कि बीजेपी में चले गए हैं। उनका कहना ये था कि ये महज एक ड्रामा है, और जब बहुत पहले यानी कि उत्तराखंड बनने से पहले उन्होंने ये बात हरीश रावत को कही थी कि उत्तराखंडियत की लड़ाई हमें लड़नी है तो मिलकर लड़ेंगे। उस समय हरीश रावत ने इस शब्द से किनारा कर दिया था, यानी कि उत्तराखंडियत का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन अब वो जिस तरह किताब लाए हैं तो कहीं ना कहीं ये धोखा है, और ये उन्हीं का चुराया हुआ एक नारा है जो अब हरीश रावत पब्लिक के बीच में परोस रहे हैं। तो सीधे सीधे उनका आरोप ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये हरीश रावत की नहीं है, बल्कि ये किशोर उपाध्याय की चीज़ें हैं जिसको कि कॉपी किया गया है। हालांकि हरीश रावत ने भी इस पर जो है बयान दिया था। उनका साफ तौर पर कहना ये था कि वो लड़ाई में हरीश रावत मतलब कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उस तरह के आरोप उनके ऊपर निराधार है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो विरोध शुरू हुआ है हरीश रावत का इस उत्तराखंडीय बुक को लेकर, वो किशोर उपाध्याय ने शुरू किया है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि हरीश रावत, क्योंकि अब आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, तो हरीश रावत तमाम जो दल हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ है उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश उन्होंने की, और यही कारण भी है कि इस कार्यक्रम में गैर राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। और इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि संघ की पृष्ठभूमि के शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वरानंद जी ने उनकी इस किताब का विमोचन किया है, जो कि भाजपा के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। तो एक संदेश हरीश रावत ने यह भी देने की कोशिश की है कि वो राजनीति के पुरोधा हैं, और जिस तरह उन्होंने इस किताब के विमोचन के लिए शंकराचार्य जी को लाए हैं, बीजेपी के एक तरह से कहा जाए करीबी हैं, संघ से जुड़े हुए रहे हैं शंकराचार्य जी, तो एक संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है कि उनके पास भी बड़े संत बड़ा चेहरा हैं। जी बिल्कुल अवनीश जी, इस बात को आपने बता दिया, लेकिन ये उत्तराखंडियत जो किताब का विमोचन हुआ, इस किताब का विमोचन आगे चलकर किस प्रकार से देखा जाए कि आने वाले इलेक्शन में इस प्रकार का विमोचन कुछ उनको नई राह देगा या पब्लिक में कुछ नई राह बनाएगा? देखिए, हरीश रावत के बारे में मैं एक बात बता दूं कि हरीश रावत के रग रग में राजनीति है, और इस किताब की जहां तक हम बात करें तो ये भी एक राजनीति के तहत ही बाजार में उपलब्ध होगी। हालांकि आज उसका विमोचन हुआ है, निश्चित तौर पर कल मार्केट में वो आएगी। 200 या 300 रुपये इस किताब का कहा जाए रेट रखा गया है। लेकिन इसके अंदर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की बात होगी। उत्तराखंड के जो गदेरे हैं, जो नदियाँ हैं, जो यहाँ के मठ मंदिर हैं, उनकी बात होगी। और हरीश रावत की राजनीति क्योंकि अल्मोड़ा से शुरू हुई है, तो उन्होंने 22 साल के उत्तराखंड में, 23 साल के उत्तराखंड में किस तरह उत्तराखंडियत देखी है, कैसे कैसे आंदोलन हुए, उनका राजनीतिक सफ़र कैसे रहा, इस सब का जिक्र भी उन्होंने इस किताब में किया है। दूसरी बात यह है कि हरीश रावत लगातार उत्तराखंड के जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, चाहे उसमें मंडवा हो, झिगोरा हो, इन सब का जिक्र लगातार वो करते रहे हैं, और इस किताब में भी उन्होंने जिक्र किया। तो एक तरह से सीधे तौर पर कहा जाए, क्योंकि एक उम्र का पड़ाव भी है हरीश रावत का, तो वो साफ तौर पर ये संदेश देना चाहते हैं कि अब उनका जीवन जो भी होगा, पहले क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अब पूरी तरह वो उत्तराखंडियत के लिए जिएंगे, उत्तराखंड के लिए जिएंगे, और उनके जो खाद्य पदार्थ हमारे हैं, चाहे वो उत्पाद हो, उन सब के लिए उनको बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। जी अवनीश जी, माना जाए किताब उत्तराखंड की संस्कृति को डिस्क्राइब करेगी, उसमें बताया जाएगा कि वहाँ किस प्रकार से नदियों के बारे में जिक्र है, वहाँ के पहाड़ों के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वो सारी बातों को डिस्क्राइब करेगा उत्तराखंडियत में। देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जब उत्तराखंडियत की बात यहाँ पर आ रही है, एक प्रदेश की बात यहाँ पर आ रही है, एक पहाड़ी प्रदेश की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पर तमाम जो पहलू हैं, जो तमाम हमारे डेस्टिनेशन हैं, तमाम धार्मिक स्थल हैं, टूरिज्म हैं, उन सब की बात इस किताब में होनी चाहिए। जी और विपक्ष का अगर आरोप लगाया जाए उत्तराखंडियत पुस्तक पर लेकर, तो विपक्ष इसको किस प्रकार से सर देख रही है? देखिए, विपक्ष लगातार इस पर सवाल भी खड़े कर रही है। उनका कहना यह है कि उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी में बनाया, उसमें कांग्रेस के नेताओं का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, और जिस तरह राज्य बनने के बाद कांग्रेस के नेता यहाँ पर सक्रिय हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात तो है ही, लेकिन उसका अस्तित्व कोई नहीं है। ये कांग्रेस बीजेपी का यहाँ पर सीधे सीधे आरोप है। दूसरी बात यह कि उत्तराखंडियत की बात जहाँ तक की जा रही है, उसको लेकर भी सवाल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हरीश रावत ने प्रदेश की राजनीति में भले सक्रिय भूमिका रही हो, लेकिन उत्तराखंड आंदोलन उनका कोई योगदान नहीं रहा। उत्तराखंड में जो चीज़ें होनी चाहिए थी मुख्यमंत्री रहते, वो नहीं हुई। तो आखिरकार हरीश रावत उत्तराखंडियत को लेकर अब क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं, और उसका सीधा सीधा कारण ये भी है क्योंकि आने वाला लोकसभा चुनाव है, हरीश रावत लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो यही कारण है कि इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी
कांग्रेस के ऊपर हमलावर है, हरीश रावत के ऊपर हमलावर है। शुक्रिया अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।